नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत और राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति पढ़ने जा रहे हैं, जिसके क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को देखने से पहले हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पहले उनके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर इसको देखते हैं कि राजस्थान में इसका क्या प्रभाव रहा, क्या परिणाम निकला। तो देखते हैं 1857 की क्रांति। सबसे पहले इस क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपन बात करते हैं। 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो सीधे ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। सेकंड क्वेश्चन जिस पर अपन चर्चा करेंगे, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। फिर तीसरा पॉइंट इसमें बनता है, क्रांति के समय मुगल शासक, यानी क्रांति के समय जो भारत में मुगल वंश का शासन चल रहा था, तो मुगल वंश का शासक कौन था, मुगल शासक। चौथा पॉइंट बनता है, 1857 की क्रांति के समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी का वो कौन सा सेनापति था जिसको 1857 की क्रांति को मतलब दबाने के लिए या रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया था। एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनकी अपनी यदि बात करें तो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था पामस्टन। याद रखोगे, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन था। जबकि 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। जबकि 1857 की क्रांति के समय भारत में जो शासक था या जो मुगल वंश का शासक था वो था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय ये भारत में मुगल वंश का शासक था। क्रांति को कुचलने के लिए, क्रांति को रोकने के लिए या क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति बनाया गया था वो था कैंपेबल, और जो प्रतीक चिन्ह है वो था कमल का फूल और रोटी। तो 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इनको याद रखोगे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति के समय मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय थे, और कंपनी का सेनापति जिसे क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था वो था कैंपेबल, और प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। तो एक बार आप इन पर ध्यान दीजिएगा। तो इनके अलावा भी
कुछ पॉइंट है उनकी अपन यहां पर बात करते हैं। 1857 की क्रांति की रूपरेखा तैयार करने वाले कौन थे, वो पॉइंट देखते हैं। तो 1857 की जो क्रांति है, क्रांति की रूपरेखा बनाने वाले भारतीय, डायरेक्ट एग्जाम प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति की रूपरेखा या 1857 की क्रांति का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो वो देखते हैं कि कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति की रूपरेखा तैयार की थी। 3 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर इस क्रांति की रूपरेखा बनाई थी। एक थे मित्रों नाना साहब, दूसरे थे, जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति के प्रारूप को तैयार किया था, रंगोजी बापू। और तीसरे व्यक्ति थे अजीमुल्ला खान। इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर 1857 की क्रांति की रूपरेखा निश्चित की थी। नाना साहब, रंगोजी बापू, अजीमुल्ला खान। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर क्रांति की रूपरेखा बनाई थी। लेकिन एक पॉइंट और भी है कि 1857 की क्रांति की जो रूपरेखा है, जो प्रारूप है, वो कहां पर तैयार हुआ था। यानी जो रूपरेखा, इन्होंने एक मीटिंग की थी तीनों व्यक्तियों ने बैठकर और ये निश्चित किया था कि हम भारत में क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। ये मीटिंग थी, वो हुई कहां पर थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति की रूपरेखा कहां पर तैयार की गई थी, लंदन में तैयार की गई थी। लेकिन एक सेकंड पॉइंट और भी आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति की जो रूपरेखा है उसको अंतिम रूप कहां पर दिया गया था। तो इसको अंतिम रूप दिया गया था बिठूर में। और ये बिठूर कहां पर है, कानपुर में है। और कानपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपको एक ये पॉइंट और याद रखना है कि 1857 की क्रांति की रूपरेखा नाना साहब, रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खान के द्वारा लंदन में तैयार की गई थी। लेकिन इसको अंतिम रूप दिया गया था बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। एक चीज और आपको और याद रखनी है कि 1857 की क्रांति का जो समय है, इन तीनों ने लंदन में बैठक की, बिठूर, कानपुर में अंतिम रूप दे दिया। उसी बैठक में इसका समय भी निश्चित किया गया कि पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हम एक निश्चित दिन पर क्रांति को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो इनके द्वारा जो 1857 की क्रांति का दिन निश्चित किया गया था वो कौन सा था, 31 मई 1857 की 1857 की क्रांति का जो समय निश्चित किया गया था वो था 31 मई 1857। तीनों व्यक्तियों के नाम याद रखोगे, स्थान को आपको याद रखना है और अंतिम रूपरेखा कहां पर दी गई थी वो आपको याद रखनी है। तो एक बार आप इसको देखिए। अब देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण देखते हैं, इस क्रांति के कारण क्या थे। हालांकि इस क्रांति के दीर्घकालीन कारण भी थे जिनके कारण ये क्रांति हुई थी, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी क्रांति एक दिन में नहीं हो सकती। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध को भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का वास्तविक श्रेय जाता है। तो प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 तक 100 वर्षों का समय बीत चुका था। इन 100 वर्षों में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जो आगे चलकर 1857 की क्रांति के रूप में इतिहास में सामने आई। तो इसके कारण देखते हैं सबसे पहले। तो इसके कारणों को हम 3-4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले यदि अपन 1857 की क्रांति का कारण देखें तो वो है राजनीतिक कारण। हालांकि एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं, इनको आप याद रखोगे। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, वो कौन से राजनीतिक कारण थे। तो दोस्तों, भारत में एक गवर्नर जनरल आया था, लॉर्ड
डलहौजी। वैसे डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। भारत में जो रेल लाइन की शुरुआत की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जैसे ही आता है तो ये एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इसने 3-4 नियम बनाए। कौन से? इसने नीतियां बनाई। गोद निषेध की नीति, गोद निषेध की नीति। इस नीति के अनुसार यदि कोई भी भारतीय शासक बिना पुत्र के मर जाता था तो उसके साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता था, क्योंकि उसने गोद लेने की प्रथा पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी, निषेध कर दिया था, जिसके कारण भारतीय शासकों में असंतोष जागृत हुआ और कौन सी क्रांति हुई? 1857 की क्रांति। इसके अलावा इसने एक नीति और बनाई, कुशासन की नीति। बिना किसी बात के भारतीय शासकों पर कुशासन का आरोप लगाकर उनको उनके राज सिंहासन से उतार दिया जाता था और उस साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था, जिसके कारण भी भारतीय शासकों में असंतोष जागृत हुआ। अपन ने काफी बार एक चीज सुनी है, झांसी। झांसी जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का शासक था गंगाधर राव, जिसकी बिना पुत्र के मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनके स्थान पर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो झांसी का शासन संभालती है, लेकिन अंग्रेज उस बात को नहीं मानते हैं और झांसी की रानी अपनी साम्राज्य को बचाते हुए क्या हो जाती है? शहीद हो जाती है। अंग्रेज झांसी को कहां मिला लेते हैं? अंग्रेजी साम्राज्य में। इसके अलावा इन अंग्रेजों के द्वारा अनेक ऐसे क्षेत्र रहे, जैसे सतारा जो कि वर्तमान में नागपुर में है। और दोस्तों अपने को पता है नागपुर है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और ये जो नागपुर है संपूर्ण भारत में संतरा उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है। और राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए फेमस है झालावाड़, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? नागपुर कहते हैं। जैसे सतारा नागपुर है, जैसे अवध है, जैसे राजस्थान में अजमेर जिले का एक क्षेत्र है, ब्यावर है। राजस्थान की एक रियासत है मेवाड़ या उदयपुर है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? कुशासन का आरोप लगाकर इन सब क्षेत्रों को, किसी को गोद निषेध की नीति के तहत और किसी पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने इन सभी क्षेत्रों को कहां मिला लिया? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, जिसके चलते भारत के शासकों में इनके प्रति असंतोष जागृत हुआ और कौन सी क्रांति हुई? 1857 की क्रांति हुई। तो ये राजनीतिक कारण रहे हैं। अब आगे अपन बात करते हैं इस क्रांति के आर्थिक कारणों की, कि 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण कौन से थे। की क्रांति के आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में अंग्रेजों ने क्या क्या किया वो देखते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीय जो किसान थे उनके करों में वृद्धि कर दी। आर्थिक कारणों में देखते हैं कि जो भारतीय किसान थे उनमें करों में इन्होंने क्या कर दी? वृद्धि कर दी। भारतीय जो व्यापारी थे उन व्यापारियों पर अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के टैक्स या कर लगा दिए। इसलिए जो भारतीय छोटे व्यापारी थे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। अंग्रेज भारत से अधिकांश कच्चा माल वो कहां ले जाने ले गए? इंग्लैंड ले जाने लग गए। और वहां से जो तैयार माल बनकर आता था वो भारतीय जो हस्त निर्मित मशीनों से निर्मित माल था उसकी तुलना में सर्वश्रेष्ठ था। इसलिए भारतीय व्यापारियों की जो स्थिति थी वो अत्यधिक क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसलिए 1857 की जो क्रांति हुई उसमें आर्थिक कारणों का भी महत्वपूर्ण क्या रहा? स्थान रहा। इनको अपन संक्षेप में देख लेते हैं। यदि धार्मिक कारणों की बात करें कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण क्या रहे हैं, तो 1857 की क्रांति के धार्मिक कारण क्या रहे हैं? तो धार्मिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? आपने कभी पढ़ा होगा 1813 का चार्टर एक्ट।
ईसाई धर्म के प्रचार का अधिकार, अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म के थे, ईसाई धर्म के प्रचार का अधिकार है वो अंग्रेजों को दिया जाता है। कि कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में अंग्रेजों को ईसाई धर्म के प्रचार का अधिकार दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का अधिकार दिया गया। तो इससे भारतीय जो हिंदू धर्म की परंपराएं थी उनको ठेस पहुंचती है। इसलिए जो अंग्रेज थे वो भारत में आकर ईसाई धर्म का करते हैं प्रचार, जिसके कारण लोग ये समझने लग जाते हैं कि अंग्रेज भारतीय हिंदुओं को क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई बनाना चाहते हैं। इसलिए 1857 की क्रांति में धार्मिक कारणों का भी स्थान है। आप इनको शॉर्ट में याद रखो थोड़ा थोड़ा। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारणों में एक पॉइंट आता है 1833 का भारत शासन अधिनियम। 1833 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, तत्कालीन भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी। हालांकि आज की परिस्थितियों में वो ठीक था, लेकिन तत्कालीन समय में जो अंग्रेजों ने जब इन पर रोक लगाई तो भारतीय समाज के लोग इनके खिलाफ हो गए थे। वो कुप्रथाएं कौन कौन सी थी? सती प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध प्रथा। तो दोस्तों, तत्कालीन भारतीय समाज में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित थी। जैसे अपन ने काफी बार ये पढ़ा है कि भारत में एक गवर्नर जनरल थे बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखना दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी माना जाता है। इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर दोस्तों राजा राम मोहन के प्रयासों से क्या लगा दी? रोक लगा दी, जिसके कारण भारतीय समाज इनके क्या हो गया? खिलाफ हो गया। ऐसी ही प्रथाएं थी, बाल विवाह था, राजपूताने की अधिकांश रियासतों में एक प्रथा प्रचलित थी कन्यावध, जिसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा रोक लगा दी गई। इसलिए लोगों ने इस बात को गलत माना और 1857 की क्रांति के कारणों में सामाजिक कारण का भी महत्वपूर्ण क्या रहा? स्थान रहा। अब दोस्तों 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण रहा है उसकी बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण रहा है कि तत्कालिक परिस्थितियों में अचानक क्रांति क्यों हो गई, तात्कालिक कारण रहा है वो क्या रहा है वो देखते हैं। तात्कालिक कारण में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर शुरू करते आए हैं वो कौन सा है? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये 1857 की क्रांति का क्या रहा है? तात्कालिक कारण रहा है। दोस्तों, चर्बी वाले कारतूसों की यदि अपन बात करें तो होता क्या था, देखो थोड़ा सा आपको विस्तार से समझना है कि लॉर्ड कैनिंग जब भारत का गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड कैनिंग जब भारत का गवर्नर जनरल बना था तो उससे पहले भारत में सैनिकों को जो बंदूक या राइफल दी जाती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल बनने से पहले भारतीय सैनिकों को जो बंदूक या राइफल दी जाती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। लेकिन जैसे ही कैनिंग भारत का गवर्नर बनता है तो यहाँ के जो सैनिक थे उन सैनिकों को राइफल दे दी जाती है एनफील्ड राइफल। उस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस होते थे उनके ऊपर गाय और सूअर की क्या लगी हुई रहती थी? चर्बी लगी हुई रहती थी। तो गाय था वो हिंदुओं का पवित्र पशु था और जो सूअर था वो मुसलमानों का पवित्र पशु था। इसलिए जितने भी हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने इन कारतूसों के प्रयोग से क्या कर दिया? मना कर दिया। और ध्यान रखना 10 मई 1857 को तो
भारत में क्रांति हुई थी, लेकिन इससे पूर्व ही मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था जिसने पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में इन कारतूसों के प्रयोग से मना करते हुए 2 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसलिए 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारणों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही है वो रही है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, जिनको भारत में लाने का श्रेय जाता है लॉर्ड कैनिंग को। तो एक बार आप इनको देखिएगा। तो हम देखते हैं कि इन चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ जो सबसे पहले भारतीय सेना में विद्रोह हुआ वो कहां पर हुआ, तो वो देखते हैं। तो एक सैनिक था दोस्तों मंगल पांडे, उसकी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान भारत में जो सबसे पहले शहीद हुए थे वो मंगल पांडे ही हुए थे। उनके बारे में देखते हैं जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना किया था। तो मंगल पांडे के बारे में देखते हैं दोस्तों। मंगल पांडे इनके बारे में देखते हैं। एक चीज का आपको और ध्यान में रखना है कि मंगल पांडे के अतिरिक्त एक व्यक्ति और था जिसने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से सर्वप्रथम मना किया था। वो मंगल पांडे का ही भाई था, ईश्वर पांडे। तो 2 व्यक्तियों के नाम हैं मंगल पांडे और ईश्वर पांडे। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग को मना करते हुए जो सबसे पहले शहीद हुए थे वो मंगल पांडे और ईश्वर पांडे हुए थे। इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। इनके बारे में कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना। जो मंगल पांडे और ईश्वर पांडे जो कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद हुए थे, ये मूल रूप से निवासी थे बलिया ग्राम के, और ये बलिया ग्राम आजकल है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मंगल पांडे था वो मूल रूप से कहां का निवासी था, बलिया ग्राम उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा ये नियुक्त कहां पर थे वो भी देखते हैं। ये नियुक्त थे बैरकपुर छावनी में। ये नियुक्त थे बैरकपुर छावनी में, और बैरकपुर छावनी वर्तमान में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अब वहां पर रेजिमेंट कौन सी थी, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि मंगल पांडे था वो कौन सी रेजिमेंट का सैनिक था। प्रत्येक प्रश्न पर अपन बात करेंगे। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। अब देखो आगे की बात देखते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ध्यान रखना, इन चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग करते हुए सबसे पहले शहीद हुए थे वो 2 व्यक्ति हुए थे, मंगल पांडे और ईश्वर पांडे, जो मूल रूप से बलिया ग्राम उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया था बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। और कौन सी रेजिमेंट के सैनिक थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के क्या थे, ये सैनिक थे। और ये समय कब का है वो भी देखते हैं। समय था ये 29 मार्च 1857 का। 29 मार्च 1857 को सुबह की बात है। 2 अंग्रेज अधिकारी थे, दोनों के आपको नाम याद रखने। एक का नाम था कैप्टन बोंग और दूसरे का नाम था कैप्टन ह्यूसन। फिर से देखना है, 29 मार्च 1857 को सुबह की बात है, बैरकपुर छावनी की बात है, जहां पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट कार्यरत थी और मंगल पांडे उसका सैनिक था। तो 2 व्यक्ति थे, कैप्टन बोंग और कैप्टन ह्यूसन। इन दोनों को जो मंगल पांडे है वो चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के लिए क्या करता है,
मना करता है और इनके बीच में मंगल पांडे और इन अंग्रेज अधिकारियों के बीच में एक झड़प होती है, जिनमें दोनों अंग्रेज अधिकारियों की मंगल पांडे के द्वारा कर दी जाती है हत्या। किसकी? कैप्टन बोंग और कैप्टन हुसन की। मंगल पांडे को 29 मार्च के दिन ही क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को 29 मार्च को गिरफ्तार करते हैं और 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में मंगल पांडे और ईश्वर पांडे को दे दी जाती है फांसी। तो फिर से देखना है कि 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारणों में रहे हैं चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करेगा मंगल पांडे, जो मूल रूप से बलियाग्राम उत्तर प्रदेश का निवासी था, और इनकी नियुक्ति थी बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में, जहां पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी। 29 मार्च 1857 को इन कारतूसों के प्रयोग को लेकर कहासुनी होती है, जिसमें मंगल पांडे द्वारा कैप्टन बोंग और कैप्टन ह्यूसन की गोली मारकर कर दी जाती है हत्या। मंगल पांडे को गिरफ्तार करते हैं और 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में इन दोनों को दे दी जाती है फांसी। ध्यान रखना, मंगल पांडे को जो फांसी की सजा देने वाला वो न्यायाधीश था, उसका नाम एग्जाम में पूछा गया है कि मंगल पांडे को फांसी की सजा कौन से न्यायाधीश के द्वारा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, उस न्यायाधीश का नाम था रॉबर्ट हुक। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाने वाला गवर्नर ये न्यायाधीश का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक था। इस प्रकार ध्यान रखना है कि संपूर्ण भारत के अंदर 1857 की क्रांति के समय शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे था। तो फिर से देखें, अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहले विद्रोह हुआ था वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने किया था। कहां पर किया था? बैरकपुर छावनी में किया था। मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने किया था। मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई थी रॉबर्ट हुक ने। इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में। इस प्रकार संपूर्ण भारत में 1857 की क्रांति के दौरान शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये भारत में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति मंगल पांडे है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहे कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जिसको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो ध्यान रखोगे, जिस प्रकार भारत में सबसे पहले शहीद मंगल पांडे हुए थे, उस प्रकार राजस्थान में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति था अमरचंद भाटिया। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति था अमरचंद भाटिया, जो मूल रूप से बीकानेर का निवासी था, जिनको 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। किसको? अमरचंद भाटिया को। तो 1857 की क्रांति के कारण अपन ने देखे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तात्कालिक हर प्रकार के कारण रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई क्रांति अचानक नहीं होती। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें और 1857 की क्रांति के मध्य 100 वर्षों का समय बीत गया था। इन 100 वर्षों में अंग्रेजों के द्वारा अनेक ऐसी नीतियां बनाई गई जिनसे भारतीय समाज को अत्यधिक हानि हुई, फलस्वरूप ये क्रांति हुई। तो अपन यहाँ पर प्लासी के युद्ध की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो युद्ध था कौन सा? प्लासी का युद्ध। ध्यान रखना, प्लासी के युद्ध को भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय जाता है। अंग्रेजों द्वारा भारत में ये जीता गया प्रथम युद्ध था, जिसके बाद में अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल पर, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। तो प्लासी का युद्ध था। इसकी 2-3 बातें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है। ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। 23 जून 1757 को गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था, जो किसके मध्य हुआ था? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनापति थे
और ब्रिटिश सेनापति कौन था इस युद्ध में? रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। तो ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना लड़ी थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर कासिम था, उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। इसलिए इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव की क्या होती है? विजय होती है। तो इस प्लासी के युद्ध के बारे में आपको 2 पॉइंट स्पेशली याद रखने हैं। कौन से हैं? पहला पॉइंट है जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसका पॉइंट है, ये रीट में पूछा गया प्रश्न है मित्रों, कि भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव है। इसको भारत में ब्रिटिश शासन का या अंग्रेजी शासन का, भारत में ब्रिटिश शासन का वास्तविक या संस्थापक माना जाता है। दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का संस्थापक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित किया था। दूसरा पॉइंट है कि कौन से युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर अधिकार किया गया था? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर क्या कर लिया गया था? अधिकार कर लिया गया था। इसके अलावा एक युद्ध की बात और चलती है, आप उस युद्ध के बारे में भी थोड़ा सा याद रखोगे, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये जो बक्सर का युद्ध है ये अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था।